जब मोदी साहब ये कहते हैं कि हमने तो कोई नया कानून अक़लियतों के खिलाफ नहीं बनाया, तो बिल्कुल बजा है वो इस बात के अंदर इस कहने में, क्योंकि ये सारे कानून कांग्रेस हुकूमत ने ही हमारे उसमें बनाए कि हमारे 5 लोग जो हैं वो कैबिनेट में बैठे हैं तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है। हम लोग बस इसी से खुश होते थे, बजाय इसके ये पूछने के कि हुकूमत मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस की किसी पॉलिसी का फायदा मुसलमानों को हुआ तो वो सिर्फ मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। जब लिबरलाइजेशन के बाद में इंडियन इकोनॉमी खुली तो उस वक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिंदुस्तान में आया, उसने अपने ऑफिस यहाँ पे खोले, उसने बिना किसी तफरीक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको नौकरियां देना शुरू की। अभी भी उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए। हिंदू एलिमेंट बीइंग अ मेजॉरिटी रिलीजन हमेशा से हावी रहा, और इसकी एक सबसे छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूँ मैं कि हिंदुस्तान के जो भी सरकारी फंक्शंस होते थे, सरकारी इजलास होते थे, उसमें जो है वो पूजा करके ही उन चीज़ों का इनाग्रेशन किया जाता था, नारियल फोड़ के ही उनकी शुरुआत की जाती थी। इसके अलावा 47 से पहले और 47 के बाद 1960 तक ऑल इंडिया रेडियो से जब उसकी नशरियात सुबह 6 बजे शुरू होती थी तो उसमें तमाम मज़ाहिब के जो मुख्तलिफ उनकी दीनी किताबें हैं उसमें से हिस्से कुछ न कुछ नशर किए जाते थे। उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और इस्लाम सभी शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ एक आपका भजन जो है उससे आपकी नशरियात की शुरुआत सन 60 के बाद से होना शुरू हो गई। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें थी जो कि आपके सेकुलर या प्लूरलिस्ट जो डेफिनेशंस हैं उसको मस्क करने के लिए शुरू से ही शुरू कर दी गई थी। जैसे कि असलम साहब ने फरमाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 50 में ही जो है सबसे पहली तरमीम हो गई। तो अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली हम ये पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हमारे बनाने वालों ने एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पीछे आइडिया ऑफ इंडिया, जो कि पहले भी बताया गया कि भाई प्लूरलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया जाए, उसको डायनामिक रहने के बजाय उसको स्टैटिक कर दिया गया और उसमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको शामिल करने के लिए, अपनी सोच, अपने फ़िक्र शामिल करने के लिए उसमें जितने अमेंडमेंट किए गए वो 47 के बाद से जो 2009 तक जो सरकार हुकूमत में रही उसी ने सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए और उसी ने वो ऐसे क़वानीन बनाए जो कि मुल्क की जो अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। चाहे मीसा से उसकी शुरुआत हुई, मीसा से, पोटा से, UAPA से, ये सारे क़वानीन जो है वो उसी ज़माने में बने जब कांग्रेस हुकूमत यहाँ पे ज़ेर इक़्तिदार थी। तो अगर ये कहा जाए कि जब मोदी साहब ये कहते हैं कि हमने तो कोई नया कानून अक़लियतों के खिलाफ नहीं बनाया, तो बिल्कुल बजा है वो इस बात के अंदर इस कहने में, क्योंकि ये सारे कानून कांग्रेस हुकूमत ने ही हमारे उसमें बनाए। लेकिन हम लोग उस वक्त एक ख्वाब गफलत में थे कि हमारे 5 लोग जो हैं वो कैबिनेट में बैठे हैं तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है। हम लोग बस इसी से खुश होते थे, बजाय इसके ये पूछने के कि हुकूमत मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए क्या कर रही है। अगर कांग्रेस की किसी पॉलिसी का फ़ायदा मुसलमानों को हुआ तो वो सिर्फ मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। जब लिबरलाइजेशन के बाद में इंडियन इकोनॉमी खुली तो उस वक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिंदुस्तान में आया, उसने अपने ऑफिस यहाँ पे खोले, उसने बिना किसी तफरीक के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, अगर वो क्वालिफाइड है तो उसको नौकरियां देना शुरू की। तो आप ये देखेंगे कि सन 85 के बाद से जो मुसलमान नौजवानों ने, जो कि अक्सर बेरोज़गार घूमते थे, उनको जो नौकरियां मिलना शुरू हुई, उससे मुसलमानों की मुआशी तरक्की का जो एक नया बाब शुरू हुआ, बस उसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं हमारी गुज़िश्ता हुकूमत का। और जो बाकी सारी चीज़ें हैं कि जो अब हम जिन चीज़ों का जिक्र करते हैं और उन पर आंसू बहाते हैं, तो वो अगर 10 साल में हुई हैं तो उसका एक बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन पिछले 60 सालों में पहले बन चुका था और उसका फ़ायदा जो है वो आज की हुकूमत उठाती चली आ रही है। और अभी भी उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए। प्रीएम्बल के अलावा अभी उन्होंने धावा बोलना शुरू किया है और ये बातें आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसके लिए जिस वक्त उनको ताकत मिलेगी और जिस वक्त वो उनके लिए
वक्त बिल्कुल मौजू होगा वो काम एकदम से कर जाएंगे। सलीमुल्लाह साहब ने जिक्र किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अगर हम जिक्र करें तो ये कोई नई बात नहीं थी कि हम लोगों को हुकूमत की ये मंशा सबको मालूम थी कि हुकूमत एजुकेशन पॉलिसी एक नई लाना चाह रही है। उस एजुकेशन पॉलिसी के जो भी अगराज़ व मकासद उन्होंने आया किए या बताए, उससे पहले ही उन्होंने जो किताबें तब्दील की गई हैं और अब हम उन किताबों के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये किताबें कैसे आई, कहाँ से आई, तो सब आप सन 1990 में आरएसएस ने एक मास्टर दीनानाथ साहब को झंडेवालान हेडक्वार्टर में जाके एक कमरे में बिठा दिया गया था और उनको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको पहली से लेकर 12वीं तक की इन सब्जेक्ट्स की किताबों को दोबारा लिखना है। उस शख्स ने उनसे ये नहीं पूछा कि मैं इसका रिजल्ट क्या होगा और जब मैं ये किताबें लिख दूंगा तब क्या होगा, क्योंकि उसको अपनी तंजीम के बारे में पूरा भरोसा है कि जिस वक्त मौजू होगा, जब हुकूमत चाहेगी या जब हम ज़ेर इक़्तिदार आएंगे तो हम वो काम कर जाएंगे, और वही काम उन्होंने किया, उसमें कोई देर नहीं लगी। हम ये सब जानते हुए भी उसका कैसे उसको डिफेंड करते हैं या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उसको कभी कुछ नहीं कर पाए। और अगर हम बाकी सारी चीज़ों के इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें तो हम लोगों का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहता है कि जब चीज़ हो जाती है तब हम लोग सोचते हैं कि अब इसका रिस्पांस हम इसको कैसे करें, जो कि बहुत ही नी जर्क रिस्पांस होता है, यानी कि बस बिल्कुल बेतुका सा एक रिस्पांस होता है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी होशमंदी के वो रिस्पांस हमारा देखने में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक से जो बातें हुई हैं वो बहुत ही बसीरत अंगेज़ पहले से हुई, तो इस पर मैं ज़्यादा वक्त और नहीं लगाऊंगा। मेरा ताल्लुक़ चूँकि मीडिया से है तो मैं मीडिया और सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है, जो कि 15 साल के अरसे तक मैं एक डिप्लोमेटिक मिशन से भी रहा, तो उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा कि आज हम जो देख रहे हैं तो गुज़िश्ता 10 से 12 साल के अंदर जिस तरीके से नेशनहुड का पूरा कॉन्सेप्ट एक पूरा इवॉल्व हुआ है, उसके अंदर मीडिया का रोल ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी बहुत तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान में अगर हम उसका केस स्टडी लेते हैं तो ये चीज़ सामने आ जाती है कि इस डिजिटल एरा के अंदर जो भी डिजिटल टूल्स हम लोगों को मैसर हैं, उसका आप बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मौजूदा पार्टी जो कि इक़्तिदार में है उसका है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर उसने ऐसा नहीं छोड़ा है कि आपको अपनी जहनियत से, अपने स्टेटमेंट से, अपने वाक़यात से किस तरीके से आपको खाली जाने दे। उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी तैयार की गई, मीडिया स्ट्रेटजी तैयार की गई। सोशल मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, जो प्रिंट मीडिया है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो जो है उसका एक रास्ता ये है कि इन दोनों चीज़ों के लिए अपने आप को बिज़नेस में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एडवर्टीज़मेंट। तो उनके एडवर्टीज़मेंट के ऊपर नकेल कसो और उनको दूसरी तरीके से आप फंडिंग प्रोवाइड कराइए तो वो आपको आपके सुर में बात करना शुरू कर देंगे। और पिछले 10 साल में हमने यही देखा है कि एक एक करके सिर्फ 2 कॉरपोरेट हाउसेस के पास इस वक्त हिंदुस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की मालिकाना हुकूक जा चुके हैं, और जो भी खबरें नश्र हो रही हैं वो किस तरीके से मॉडिफाई की जाती हैं, किस तरीके से अपने पार्टी के नज़रियात या किस तरीके से किसी ख़ास वाक़े को किसी दूसरे एंगल से देखकर या उसका दूसरा रुख दिखाकर आप अपने आप को सिंपैथी और अपने आप को बिल्कुल मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल ज़्यादा उसमें कोई ख़र्चा नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए। और इस चीज़ को मौजूदा पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि मौजूदा पार्टी के जो सरबराह हैं उनको जो चीज़ें बताने वाले, सिखाने वाले हैं वो हम और आप नहीं हैं, वो ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक्त 113 गवर्नमेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। इजराइल की एक कंपनी है एप्को वर्ल्ड वाइड, जो कि नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से गुजरात के लिए मीडिया एजेंसी तैनात की गई थी, और उसने इस शख्स को बात करना, बोलना, अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से
क्या करना है, रोना है या हंसना है या गाना है, ये सब सिखाया और उसने सीखा बहुत अच्छे तरीके से। और उसी एजेंसी ने ये बताया कि आप सिर्फ थोड़े से सरमाए के साथ में किस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के जहन को काबू कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो आई वो कोई एक ऐसा आला नहीं था कि वो एक हम साइंटिफिक प्रोग्रेस के तौर पर लें। वो अगर हम पूरी दुनिया का जो एक मुहासबा करें पिछले 40 साल में, तो वो एक चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन उसका एक पूरा प्लान था कि उसको किस वक्त इंट्रोड्यूस करना है और उस प्लान के अंदर भी आपको उसका आदी कैसे बनाया जाए। पहले जब 1998 में मोबाइल फ़ोन आया तो उसकी शरह 18 रुपये और 20 रुपये आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल की होती थी। लोग आज फ्री में आपको मिल रहा है और उसमें पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाया गया कि जो पहले के हैंडसेट थे उसके अंदर वो चीज़ें नहीं थी। फिर बाद के जो स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए उसमें आपका आधा लैपटॉप या आधा कंप्यूटर उसमें समा गया और उसके बाद आप पर जब एक जहनी तौर पर आपको उसका ग़ुलाम बना दिया गया तो उसमें से आपकी बैटरी निकाल ली गई कि अब आपके पास ये हक़ नहीं है कि आप अपना फ़ोन जब जी चाहें स्विच ऑफ कर सकें। तो आप एक तरीके से उनके सर्वेलेंस में भी हैं और जिस तरीके से वो चाहें वो अपने पैगामात आप तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हुक्मरान जमात ने अपना पूरा एक वॉर रूम बना रखा है जिसमें कि लोग सिर्फ इस काम पर लगे हैं कि किस तरीके से हमने किस मौजू को हाईलाइट करना है, जो कि पार्टी हाई कमांड से उनको पहले से अहकामात जारी हो जाते हैं कि पार्टी हाई कमांड क्या चाहती है और किस वाक़े को किस तरीके से पेश करना है। उसका पूरा एक नैरेटिव बना लिया जाता है और उस नैरेटिव को जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो या यूट्यूब हो, उनके ज़रिए वो चीज़ें आप तक पहुँचाई जाती हैं और वो अपने जो उनके हामी हैं उसमें ख़ास तौर पर ऐसे तबके तक पहुंचाई जाती हैं कि जो तबका सिर्फ़ और सिर्फ एक मेंटल जो मैसेजिंग होती है और मेंटल आपका पूरा उसके ऊपर काबू किस तरह से पाया जा सकता है, उसको वो अपने तरफ करने में बहुत अच्छे से कामयाब रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे एलिमेंट्स को अपने साथ रखेंगे जो कि किसी भी प्रोडक्टिव काम के अंदर नहीं लगे हुए हैं, उनके पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, ना उनके पास अपना वक्त बिताने का ज़रिया है, लेकिन अगर आप उनको अपने साथ मिला लेते हैं और कुछ थोड़ा बहुत उनको पैसा देकर अपने मकसद के काम कराते हैं तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये चीज़ हमें आज से नहीं हमेशा से देखने में आई। जब भी हिंदुस्तान में फसादात होते हैं तो कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं और कौन से एलिमेंट्स आते हैं बाहर से जो कि उस जगह का, उस शहर का या उस गांव की फ़िज़ा जो है वो ख़राब करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ें अब वो इन्हें पलट कर बजाय इसके कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, वो अब आपके ऊपर जहनी तौर के ऊपर जहनी आपको इंस्लेवमेंट करके जहनी तौर पर आप पर काबू पा के वो चीज़ें ला रहे हैं और इसी तरीके से वो आपका दिमाग और दिल बदलने में जो है वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। इसमें एक बात ये भी है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो सोशल मीडिया से जो लोग असर ले रहे हैं या जिन लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने तरफ राग़िब करने का जो प्लान है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो वीकर सेक्शंस हैं या अनपढ़ सेक्शंस हैं उन तक रखा जाए, बल्कि ये इस सतह तक पहुंच चुका है कि जो हमारे आला से आला तालीम याफ्ता तबका जो है उसकी अक्सरियत भी बहुत हद तक वो इन पैगामात के ज़ेरे असर उसकी ग़ुलामी तक की हद तक पहुंच चुकी है और वो उसकी हर बात को सच मानती है। क्योंकि जिस तरीके से वो पैगाम दी जाते हैं बार बार चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, चाहे व्हाट्सएप, जैसे कि व्हाट्सएप को आप सब जानते हैं कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है क्योंकि उस पर जो ज्ञान हम लोगों को मिलता है या जो ज्ञान बांटा जाता है वो ना कभी किसी स्कूल ना किसी कॉलेज में हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो कि पुरानी तारीख़ को लेकर पुराने हिस्ट्री को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल एक नए सिरे से आपको रूशरास कराती हैं और आपके ऊपर ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि अब आप इस तरीके से सोचिए और किस तरीके से जो हुकूमत काम कर रही है और किस तरीके से आपकी जहन साजी के अलावा आप इंटेलेक्चुअल तबके को अपनी तरफ कर रहे हैं। उसके लिए मैं सिर्फ एक मिसाल यहाँ पे दूंगा कि अभी हमारे एक स्कॉटिश हिस्टोरियन और राइटर हैं विलियम डालरैम्पल, बड़े मशहूर
और उन्होंने मुग़लों के ऊपर और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी है। उनकी जो ताज़ा तसनीफ़ है द सिल्क रोड एंशिएंट इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड प्रोग्रेस, अगर आप वो किताब पढ़ें तो आप अपना सर पीट लेंगे कि ये एक पढ़ा लिखा आदमी कैसी बातें कर रहा है, कहाँ से इसने बेतुकी चीज़ें जो हैं इसमें एक जगह से दूसरी जगह जोड़ी हैं। लेकिन वो काम करवाने वालों को पता है कि हमें इससे क्या हासिल होगा, और जो काम कर रहा है वो किस वजह से काम कर रहा है वो भी लोगों को पता जाहिर है कि विलियम डालिम्पिल जो है तकरीबन 30 साल के अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर उनको आगे भी रहना है तो फिर उनको हुकूमत वक्त की बात माननी पड़ेगी, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी उनका वीज़ा जो है आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आपके मुख्तलिफ चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़यालात हैं, और जो असली ख़बर है उसको कैसे छुपाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया था और उसके ऊपर अमल किया है और अमल किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। मायूसी सिर्फ इस बात की है कि हमारे जो दूसरी तंजीमें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों चाहे सोशल हों, वो उस चीज़ को काउंटर करने में बिल्कुल नाकाफ़ी रही हैं या नाअहल रही हैं, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपको जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसी तरीके से उसका काउंटर करना है। अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक ग्रुप कोई हम ख्याल लोगों का बनता है, वो उस चीज़ को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है या उसकी आवाज़ का जो एम्प्लीफिकेशन है वो उतना नहीं है जितना कि जो आपको हुकूमत वक्त के मुख्तलिफ चैनल से मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुना जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से आप जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करें। आखिर में जो आपके सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो सब थीम है इस सिंपोजियम का, उसकी बात करी जाए तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक ऐसा ज़रिया हर हुकूमत के पास होता है कि वो दूसरे ममालिक में अपनी छवि को, अपनी इमेज को पॉजिटिव तौर पर पेश करने के लिए इस्तेमाल करती है, और उसको आमतौर पर आउटरीच भी कहा जाता है, ये पब्लिक डिप्लोमेसी एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है कि वो एक्टिविटीज़, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के डिप्लोमेट्स पब्लिक एरिना के अंदर करते हैं, तो इसलिए उससे पब्लिक डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। तो हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को भी अपने जो सोशल मीडिया का उसका कैंपेन है उस चीज़ को भी इससे मुस्तस्ना नहीं रखा है, और उस चीज़ को भी सिर्फ अपने लिए और अपने लिए के अलावा सिर्फ शख्स वाहिद के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप चाहे देख लें कि अगर कुवैत से या किसी दूसरे मुल्क से जहाँ पर के हालात ख़राब हैं, अगर हिंदुस्तानियों को वापस इवैक्यूएशन करके वापस लाया जा रहा है तो उसको पूरा एक ऑपरेशन का नाम दे दिया जाता है, और उसमें सिर्फ एक ही शख्स या ज़्यादा से ज़्यादा दो शख्स, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी शामिल हो जाते हैं, उनका भी नाम आता है। क्या इससे पहले हम हिंदुस्तान ने ऐसे नहीं किया? इससे पहले लीबिया से और मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे की लड़ाइयाँ शुरू हुई, मुख्तलिफ हुकूमतों ने माजी में बहुत सारे हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान वापस लाए, उनको खैर के साथ में, लेकिन क्या कभी उन्होंने उसकी तशहीर की? नहीं, इसकी तशहीर कभी नहीं की गई। लेकिन अब आज का ज़माना ये है कि जो भी छोटी से छोटी बात हो उसकी तशहीर की जाए और उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से जिस तरह से योगा को पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाकर और उसको एक ऐसा चीज़, एक ऐसा अमल बना दिया गया कि साहब इसके बगैर आप जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, और मैं भी योगा करता हूँ और मैं भी, तभी मेरा 56 इंच का सीना है, सारा सब कुछ है, तो आप भी करिए तो आपको भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी, जो कि अमूमन बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अंडर द राडार रखती हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस मुल्क में वो काम कर रहे हैं उस मुल्क से उनके ताल्लुकात को ख़राब ना होने दिया जाए, या वो ऐसा कोई काम ना करें या ऐसा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई कैंपेन ना करें कि वो उस मुल्क में हुकूमत को नागवार गुजरे। 15 साल मैंने हाई कमीशन के साथ, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ काम किया, तो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में चलते थे, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता था कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हो या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ हो, या अगर ना भी हो तो हुकूमत आपसे वो सवाल करे, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ज़रिए वो
आवाम से डायरेक्ट राब्ता कायम करे, ना कि हुकूमतों से। हुकूमतों के साथ तो उसका डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर राब्ता पहले से ही मौजूद है, वो सिर्फ आवाम से अपना राब्ता कायम करना चाहता है। और आवाम से राब्ता कायम करने के लिए आज के जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि तालीम, कि हर मुल्क अपने लिए अपने तालीमी इदारों को आगे बढ़ा रहा है कि आप हिंदुस्तान से जो आपके नई नस्ल के बच्चे हैं वो वहाँ जाके तालीम हासिल करें। उसको पता है कि जिस तरीके के हमारे यहाँ के बच्चे निकल रहे हैं, तो वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो शोबे हैं उसके अंदर उनकी क्या अब तक कंट्रीब्यूशन रही है, या अगर वो जब उस मुल्क में जाके तालीम हासिल करेंगे तो उसमें से कम 5% तो उस मुल्क के अंदर काम करेंगे, तो उस मुल्क को उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा पब्लिक डिप्लोमेसी के ज़रिए उनके कल्चर, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है दूसरे के जहन को काबू करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कि अपने मुल्क के कल्चर को आप उस फ़रोग़ दें उन डिप्लोमेसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि उस मुल्क के मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं उन पे फोकस करें। और जो काम की हुकूमत भी कर रही है और कोई दूसरा मुल्क भी कर रहा है, तो उसमें क्लैश किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर ना हो कि उस मुल्क के ऊपर तंबी की जाए, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो उस मुल्क को कोई नोटिस भेजे कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो जो मौजूदा हमारा मीडिया का सिनेरियो है उसमें इस वक्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कुछ कहने सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ना कोई उसकी गुंजाइश ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि वो जिस हद तक तबाह किया जा सकता था वो पूरे तरीके से किए जा चुका है। अब बमुश्किल तमाम 1% मीडिया ऐसा बचा है जिसे हम फ्री मीडिया कहते हैं, लेकिन उससे वो मीडिया हमारे मुल्क के 99% लोग नहीं देख रहे हैं, ना उन तक उसकी रसाई है, क्योंकि उनको उन पोर्टल्स के बारे में, उन चैनल्स के बारे में मालूम ही नहीं है। जो चीज़ें आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहुंचाई जा रही हैं वो ही उस तक ही उनकी दस्तरस है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मुल्क की और शख्स वाहिद की इमेज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, वो भी सब आपके सामने है कि ख़ास तौर पर ऐसे फ़ोटोज़ और ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जिससे कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल उसमें नज़र आती रहे, उसके अलावा किसी और की शक्ल नज़र नहीं आए। और उसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ के जो भी एलानिए हैं, प्रेस नोट्स हैं या प्रेस रिलीज़ हैं, उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको वाही के तौर के ऊपर पेश किया जाए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि वो कंट्रोवर्शियल हो। तो ऐसा ये सारी चीज़ें एक ऐसा इकोसिस्टम मीडिया का बना दिया गया है कि उस नए इकोसिस्टम में उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता है। तो जो इंडिया का एक पूरा ख्वाब था कि किस तरीके से हिंदुस्तान आगे चलेगा, वो हिंदुस्तान का ख्वाब पहले तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत हद तक मस्त किया, और अब गुज़िश्ता 10 से 15 सालों के अंदर मौजूदा हुक्मरान पार्टी ने जिस तरह से उसको मस्त किया है, उससे हमें कोई ज़्यादा खुश आइंद बात सामने नज़र नहीं आती है। बल्कि हमें इस चीज़ का तहैया करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको काउंटर करने की और उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ ये कि हमारी अपनी आवाज़ हम अपने आवाम तक कैसे पहुंचा सकें, कि वो जो बात उनको सही तौर पर पहुंचाई जाए, सही तौर पर बताई जाए, सही तौर पर वो उस पर अमल कर सकें, और उसका एम्प्लीफिकेशन हम इंटरनेशनल एरिना के अंदर कैसे कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी ये इस मीडिया इकोसिस्टम जो कि आज हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो हिंदुस्तान के आइन के जो फादर्स थे उनको जो बनाने के पीछे उसका ख्वाब था कि किस तरीके का हिंदुस्तान बने, उस तरीके का हिंदुस्तान तभी बन सकता है जब हम मीडिया का और ख़ास तौर से आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करें, उसको पॉजिटिव मैसेजिंग के ज़रिए उसमें क्या हम अपने आवाम तक पहुंचा सकते हैं, अपने नौजवानों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो तालीम से ताल्लुक़ हो, चाहे वो सोशल वर्क से ताल्लुक़ हो, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट से ताल्लुक़ हो, तभी हम उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तक पहुंचा सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।